नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 ऊर्जा के स्रोत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ मैं उपस्थित हूं। आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके सामने पहला प्रश्न, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो सौर जल उष्मक होता है या जो सौर जल तापक होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह एक सोलर सेल होता है, आप कह सकते हो, या सौर की ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि किन दिनों हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। पहला धूप वाले दिन, दूसरा बादलों वाले दिन, तीसरा गर्म दिन, चौथा पवनों के दिन। तो यहाँ पर बादलों के दिन जो है इसका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बादलों वाले दिन जो है सूर्य का प्रकाश धीरे हो जाएगा और इसलिए पानी गर्म नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। पहला लकड़ी, दूसरा गोबर गैस, तीसरा नाभिक ऊर्जा, तीसरा कोयला। यहाँ पर लकड़ी, कोयला और गोबर गैस ये जंतुओं के या जीव जंतुओं के अवशेष या जीव जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि 4 स्रोत दिए हुए हैं जिनका संबंध सौर ऊर्जा से नहीं है। पहला भूतापीय ऊर्जा, भूमि से प्राप्त होती जो ऊष्मा प्राप्त होती है, भूमि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा, पवन से प्राप्त होने वाली, वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और अगला है यहाँ पर जैव मात्रा। जैव मात्रा मतलब जो जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त ऊर्जा को जो है हम जैव मात्रा कहते हैं। तो ये जो जीवाश्म ईंधन होता है ये यहाँ पर सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। अगर आप पवन चक्की लगा रहे हैं, पवन ऊर्जा का प्रयोग करके ऊर्जा प्रयोग करना चाहते हैं, तो पवन चक्की की स्पीड कितनी कम से कम होनी चाहिए। पहला 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर पवन चक्की अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम होनी चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा जीवों से प्राप्त होने वाला स्रोत नहीं है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला पेट्रोलियम, दूसरा गोबर गैस, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा कोयला। तो यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा होती है या जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो जो नाभिक से ऊर्जा अगर आपको प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले क्या जरूरत होगा। तो पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा क्रोमियम, तीसरा यूरेनियम, चौथा एल्युमिनियम। तो जो यूरेनियम होता है यह भारी नाभिक होता है, यह टूटता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पे यूरेनियम होना आवश्यक है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे ऊर्जा का स्रोत जिनको बार बार प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पवन चक्की, दूसरा जल पंप, तीसरा विद्युत जनित्र, चौथा बायोमास संयंत्र। तो यहाँ पे नहीं छूट गया है, नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो विद्युत जनित्र होता है उसमें जो आप ये आपका जो है ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पवन चक्की जो है पवन ऊर्जा का प्रयोग करती है, जल पंप जल से, और विद्युत जनित्र तो एक यंत्र है और जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करती है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। पहला यूएसए, दूसरा भारत, तीसरा जापान, और चौथा डेनमार्क। जो डेनमार्क होता है उसे हम पवनों का देश कहते हैं। यहाँ पर
इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, किस राज्य में लगाया गया है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा गुजरात। तो जो नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है सीएनजी, दूसरा एलपीजी, तीसरा बायोगैस, चौथा कोयला। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग जो है वो भोजन पकाने में नहीं किया जाता। जो सीएनजी गैस होती है इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है ईंधन के रूप में। सीएनजी का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा इनमें से सही। तो जो सौर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण सबसे उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है। यहाँ पे जो भारी नाभिकों का छोटे छोटे नाभिक में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये किसके द्वारा प्रेरित होती है, संचालित होती है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो नाभिक होता है नाभिक की जो भित्ति होती है उस पर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो केंद्रक होता है जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है वो न्यूट्रॉनों के द्वारा संचालित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। जो सौर सेल होता है वो अर्धचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कार्बन, दूसरा कांच, तीसरा सिलिकॉन और चौथा एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो एक अर्धचालक पदार्थ है, इसका प्रयोग जो है वो सौर सेल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है सौर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्नलिखित में से किस रंग से पेंटेड होते हैं। यहाँ पे सौर कुकर जो होता है इसका प्रयोग भोजन पकाने में किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग के द्वारा जो है यह भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें किस रंग से इसको जो है इसको पेंट किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ध्यान रखना है कि जो काला रंग होता है वो प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, इसीलिए ये जो बर्तन होते हैं उनको हम काले रंग से जो है वो पेंट कर देते हैं। सी बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे जो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ लगातार जहरीली गैसें वायुमंडल में बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण एक ये परत जैसी बना देती हैं। तो भूमि पर जो सूर्य की किरणें जाती हैं उसी मात्रा में वापस नहीं लौट पाती हैं, जिसके कारण लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसको जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित प्रभाव कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, अनियमित वर्षा जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो किस गैस के कारण, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अमोनिया तीसरा है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो ऐसा ईंधन जिसका ऊर्जा मान अधिक होता है, कम प्रदूषण फैलाता है, ठीक है, सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, ऐसे ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहते हैं, अच्छा ईंधन कहते हैं। तो कौन सी गैस जलने पर ये निकालेगा। पहला है मीथेन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आदर्श ईंधन होता है वो जब जलेगा तो कोई विषैली गैस नहीं निकालेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई गैस नहीं निकलेगी। अगला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पेट्रोलियम, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा मेथेन गैस, चौथा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा गोबर गैस, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा और चौथा कोयला। तो जो नाभिक ऊर्जा होती है वो आपकी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है, यह नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा है। अगला उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से नहीं है। देखिए जो अच्छा ईंधन होता है, अच्छा ऊर्जा का स्रोत होता है वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सस्ता होना चाहिए, सही स्टेटमेंट है। और उसका जो ज्वलन ताप होता है वह उच्च होना चाहिए, ये भी सही स्टेटमेंट है। काफ़ी धुआं युक्त हो, अगर वो काफ़ी ज़्यादा धुआं उत्पन्न कर रहा है तो फिर अच्छा ईंधन होगा ही नहीं, अच्छा ऊर्जा का स्रोत हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका वो डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है आज के लिए आपके पास, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। आपको यहाँ पर बताना है जो सौर स्थिरांक होता है उसका मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1.5 kWh प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1.6 ×
1.6 kWh प्रति एम स्क्वायर, एम यहाँ पे मीटर है, 1.4 kWh प्रति मीटर स्क्वायर, और चौथा है 1.7 kWh प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो सौर स्थिरांक होता है उसका मान 1.4 kWh पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी सौर ऊर्जा प्रतिवर्ष हम प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है 5000 ट्रिलियन kWh, दूसरा है 50,000 ट्रिलियन kWh, तीसरा 500 ट्रिलियन kWh, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारा देश होता है वो प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन kWh जो है किलोवाट आवर्स जो है वो सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, CNG का पूरा नाम आपको बताना है। तो जो CNG होती है उसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। यह एक ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरा LPG का पूरा नाम यहाँ पे बताना है। इसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे। और इसका प्रयोग घर में ईंधन के रूप में किया जाता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके मित्र भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्हें शेयर ज़रूर करें। और मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए 9621727242 जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें मुझसे जुड़ें। और आप किन किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताएं। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलेंगे, नमस्कार।